बिहार के पश्चिमी चंपारण में आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में थारू आदिवासियों से मिलने के बाद हमारी टीम उरांव आदिवासियों का हालचाल लेने हसनापुर गांव की तरफ चली। बगहा 2 ब्लॉक के इस गांव पहुंचने के लिए सड़क है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली बरसाती नदी सड़क को बहा ले जाती है और इस गांव तक पहुंचना अपने आप में एक कठिन काम बन जाता है। बहरहाल जब हम पहुंचे तो बरसाती नदी में पानी नहीं था, सो हम सूखी नदी को पार कर उरांव आदिवासियों के इस गांव हसनापुर पहुंच गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत का ये सफ़र लेकर आजकल हम बिहार में हैं और फिलहाल हम हैं पश्चिमी चंपारण ज़िले के हसनापुर गांव में। ये हसनापुर गांव पश्चिमी चंपारण का आखिरी गांव है जहां पर उरांव आदिवासी रहते हैं और आज उन्हीं उरांव आदिवासियों से आपको मिलवाएंगे। उनकी जीवन शैली की बात करेंगे, उनके रोजगार की बात करेंगे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की भी। हसनापुर गांव की आबादी करीब 2500 है। साफ सुथरे इस गांव में कच्चे घर हैं जिनकी छत खपरेल की है। गांव में बिजली के खंभे गड़े हैं लेकिन तार अभी नहीं खींचे गए हैं, पर लोगों को उम्मीद है कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद गांव में बिजली भी पहुंच जाएगी। ये जो खंभे जो गड़े हुए हैं सब बच्चे लोग अपने से लाकर तो बाद में ठेकेदार का मजदूर सब आया कर इसको फिट किया। खुद नहीं लेकर आए? खुद लेकर नहीं आया, बच्चे लोग जाकर लाए। बच्चे लोग? लेकिन ये ठेकेदार का काम है। जी। लेकिन आपको खुद करना पड़ा। तो क्या कह रहे हैं सरकार, कब तक बिजली आ जाएगी? देखिए, बोल रहा है कि बरसात बाद हो जाएगा। वाल्मीकि नगर जंगल के किनारे पर बसा ये गांव बरसात के साथ ही ब्लॉक से कट जाता है। बरसाती नदी में पानी बढ़ने से बाढ़ के हालात बन जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। लगभग हर साल सड़क बह जाती है। मिट्टीकरण हुआ था लेकिन पानी के बहाव से मिट्टी दह जाने के बाद उसमें मटेरियल, इधर जो मिट्टी भरा हुआ है यहाँ तक मटेरियल नहीं आने से इधर का काम ठप हो गया, उधर से रिटर्न कर गया। कई महीने ऐसे होते हैं जब आप बाहर जा ही नहीं सकते हैं, आ जा नहीं सकते हैं। केवल बरसात में जब ज़्यादा बारिश होता है तब। अच्छा जी। तो उस दौरान कैसे यहाँ पे काम चलता है? जो सामान वगैरह, खाने पीने का सामान, वो सब कैसे होता है? तो ऐसे पैदल आदमी बाजार से जाकर खेल लाता है। उरांव आदिवासी धान, गन्ना और गेहूं की खेती करते हैं। खेती किसानी के अलावा रोजगार का कोई और साधन नहीं है। ज्यादातर छोटे किसान हैं। ऊपर से बाढ़ और सिंचाई के साधनों की कमी इनकी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। यहाँ सिंचाई के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन आपके यहाँ से तो बिल्कुल नदी निकलती है। नदी निकलती है केवल बरसात के लिए। हाँ। और बिजली है नहीं तो ट्यूबवेल लगा नहीं सकते? बिजली तो है नहीं जो ट्यूबवेल। डीजल से पटाते हैं तो कट्ठा में 8 लीटर 10 लीटर पेट्रोल डीजल जलता है। पानी का लेयर भी कम है। बोरिंग से जो पानी सप्लाई करते हैं वो सब जगह नहीं है, कहीं कहीं है। अच्छा। तो उससे गन्ना का भी खेती नुकसान होता है। नीचे चट्टान है। जी। बिहार और झारखंड के अलग होने के बाद राज्य की आदिवासी आबादी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद राज्य को ट्राइबल सब प्लान के तहत रखा गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को आदिवासी आबादी की तरक्की से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मदद मिलती है। ट्राइबल सब प्लान के तहत मिलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा रोजगार पैदा करने पर खर्च करने का प्रावधान है। इसके अलावा बड़ी परियोजनाओं पर 30% से ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि करीब 70% पैसा रोजगार पैदा करने पर खर्च होना चाहिए। लेकिन विद्युतीकरण, स्कूलों की इमारतों और रास्तों के लिए जो पैसा राज्य सरकार या दूसरी एजेंसियों को खर्च करना चाहिए
उन मदों में भी आदिवासियों के हिस्से का पैसा खर्च कर दिया जाता है। रोजगार के लिए क्या करते हैं यहाँ के लोग? केवल खेती करते हैं। क्या क्या खेती है? धान का, गन्ना का। तो उससे साल भर का खर्चा चल जाता है? कुछ लोग ईंट भट्ठे में चले जाते हैं। कहाँ पे? चिमनी में। कहाँ पे है ईंट भट्टा? कहीं कहीं है, मतलब रामनगर, भैरवगंज, नरकटियागंज, बेतिया। मजदूरी करने के लिए जी चले जी जाते हैं। जी। उरांव आदिवासियों में पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो बच्चे स्कूल भेजे भी जाते हैं वो कई वजहों से स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण है गरीबी और दूसरा बड़ा कारण है स्कूलों का गांव से दूर होना। स्कूल जाते हैं? जी जाते थे, मैंने 10वां कर लिया इसलिए अब नहीं जाते। 10वां कर लिया जी। फिर उसके बाद नहीं पढ़े? इंटर में नाम लिखवाएंगे लेकिन अभी नहीं लिखवाए हैं। लिखवाया नहीं? जी। नाम क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? मैं 8वां तक। उसके बाद नहीं पढ़ी? नहीं, क्यों नहीं पढ़ी? नहीं करती थी, घर पे काम था ना इसलिए छोड़ दिए, फिर दूर स्कूल जाना पड़ा ना। अच्छा, घर पे काम करती हैं? क्या क्या काम करती हैं आप घर पे? खाना बनाते हैं, खेत में जाते हैं, गन्ना उन्ना। पश्चिमी चंपारण के बगहा ब्लॉक का ये हसनापुर गांव बारिश के वक्त में बाकी इलाकों से कट जाता है, यानी कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं और बाकी महीनों में भी यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि बीच में बरसाती नदी होती है जिसमें आपकी गाड़ी रेत में फंस सकती है। आने जाने के लिए आपको पैदल ही आना जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल को जुगाड़ करके एक बाज़ार बना दिया गया है और ये बाज़ार इन गांवों की महिलाओं तक यहाँ पहुँचता है और इनकी ज़रूरत पूरा करता है। हसनापुर से लौटते हुए एक और उरांव आदिवासी गांव बैरिया टोला रास्ते में पड़ता है। गांव पक्की सड़क के किनारे बसा है। गांव की हालत हसनापुर से थोड़ी बेहतर नजर आती है, लेकिन बिजली यहां भी अभी नहीं पहुंची है। यहाँ के उरांव आदिवासियों के घरों में हमने देखा कि लगभग हर घर में कबूतर पाले जाते हैं। कबूतरों के लिए बाकायदा घर बनता है। बैरिया टोला एक बड़ा गांव है। गांव के बाहर ही सड़क पर बनी पुलिया पर कुछ लोग गप लगाते और ऊँघते हमें मिल गए। कुछ लोग ताश खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह समय खेतों में काम करने का नहीं है, यानी अगर खेतों में काम नहीं है तो इस इलाके में खुद को व्यस्त रखने का कोई और साधन नहीं है। यहाँ के लोगों की बातचीत से लगा कि हालात हसनापुर से बहुत अलग नहीं है। रोजगार के लिए क्या साधन है? रोजगार के लिए थोड़ा बहुत जमीन है, खेती उती करते हैं और कुछ लोग मजदूरी करते हैं। इस इलाके में तो पानी भरपूर है। भरपूर कहाँ, सिंचाई की साधनें नहीं है। 2 कैनाल यहाँ से दूरी पर है। इधर हम लोग जंगल किनारे बसे हुए हैं। जंगल से इस समय बारिश होती है तो पानी आती है, बाढ़। वैसे पानी नहीं होती है तो हम लोगों को कोई साधनें नहीं है। तो साल भर का खर्चा नहीं निकल पाता है कि? नहीं, कहाँ निकलता है। हम लोग तो बाहर खटते हैं, पंजाब, कश्मीर, कहाँ कहाँ जाकर। स्कूल है आपके गांव में? स्कूल है, मिडिल स्कूल है बगल में। तो सब बच्चे जाते हैं पढ़ने? जाते हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव है।
उसमें मिडिल स्कूल है, 2-3 टीचर हैं। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? 250-300 250-300 पे 3 शिक्षक हैं सिर्फ। क्या वजह है यहाँ ये दूर है, इस इलाके में आना नहीं चाहते हैं टीचर? क्या समझ में आता है आपको? नहीं, आना तो चाहते हैं लेकिन टीचर सरकार भेजेगी तभी ना। अच्छा, गांव में बिजली आ गई है सब घरों में? खामियां लगा दिए हैं। हाँ। और बाकी है तार और तानने का। अभी बिजली पहुंची नहीं है गांव में। जी। हसनापुर और बैरिया टोला में उरांव आदिवासियों से मिलने के बाद हम औरैया दोन गांव की तरफ बढ़े। यह गांव वाल्मीकि नगर के घने जंगल में है। यहां तक पहुंचने के लिए जंगल का कच्चा रास्ता लेना पड़ता है और अगर बरसात हो तो रास्ता मुश्किल भी हो सकता है। यह टाइगर रिजर्व का इलाका है तो कई तरह की पाबंदियां भी हैं। मसलन यहां पर कोई भी काम करने से पहले पर्यावरण और वन विभाग की अनुमति की दरकार होती है। औरैया दोन गांव मशान नदी के किनारे बसा है। इस गांव पहुंचे तो पता चला कि मशान नदी गांव के एक बड़े हिस्से को बहा ले गई है। फिलहाल जंगल में रहने के लिए नए सिरे से लोगों ने घर बसाए हैं। गांव या मुसीबत में फंसे लोगों की अस्थायी इस बस्ती को देखने के बाद गांव के लोग हमें मशान नदी की तरफ ले गए। मशान नदी हर साल इस इलाके में तबाही मचाती है, लेकिन इस बार खेतों के साथ साथ नदी का पानी गांव को भी बहा ले गया। क्या पहली बार हुआ है कि गांव को भी नदी काट के ले गई? गांव भी कटा है, खेत भी कटा है, 3-4 मकान भी गिर गया है। हाँ, तो खेत हर साल कट जाता है या? हर एक साल कटता रहता है। बाढ़ में अपने घर गंवा चुके इन आदिवासियों की मुसीबत कम नहीं है। एक तो इन्हें प्रशासन से अभी तक कोई खास राहत नहीं मिली है, उस पर वन विभाग के अधिकारी इनको नोटिस दे चुके हैं कि 2 महीने में ये जंगल की जमीन खाली कर दें। तो आपको कुछ राशन वगैरह मिला है सरकार की जी तरफ? नहीं। हाँ? ना। तो कैसे काम चल रहा है? कैसे काम चल रहा है, इसी तरह मांग चंग के हम लोग खाते हैं। अच्छा, तो आपका खेत भी कटा है क्या? जी। तो हर साल कटता है खेत? जी। हाँ? एक साल हम लोग का कटता है, एक साल वो लोग के कटता है, ये तरह कट रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के उरांव आदिवासियों को धांगर कहा जाता था। लंबी प्रक्रिया और कई अध्ययनों के बाद इन आदिवासियों की उरांव आदिवासी पहचान को कानूनी मान्यता मिली। लेकिन 80 के दशक में यह पहचान मिलने के बाद भी पश्चिमी चंपारण के उरांव आदिवासी उन योजनाओं या कानूनों के लाभ से महरूम हैं जो आदिवासियों के लिए बने हैं। तो तराई के इस इलाके में जितने भी उरांव गांवों में हम गए, वहां पर कई तरह के मसले हमारे सामने आए। मसलन कई गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, खंबे लगे हैं लेकिन तार नहीं आए हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र काम नहीं कर रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंचते हैं। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कुछ जिम्मेदार लोगों और आम आदिवासियों के बीच में एक चर्चा के दौरान, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि हमारा 20 मौजा जोन फॉरेस्ट के अंदर में है, कोर एरिया के अंदर में है, और उसमें क्या पाला जाएगा? बाघ, शेर। और वो कहते हैं कि हम गांव को नहीं उजाड़ेंगे। वो तो बोल दिए कि हम फॉरेस्ट के मैप के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उस मौजा को नहीं उजाड़ेंगे। आप 20 गो शेर पाल दीजिएगा तो हम अनायास भाग जाएंगे कि नहीं? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आजकल हम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में हैं और आज हम पहुंचे हैं जिमरी नौतनवा गांव में, जहां पर हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। दाईं तरफ से अगर हम बात करें, राम सिंह हैं, ये भाजपा अध्यक्ष हैं बगहा ब्लॉक के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश दुबे जी सांसद हैं ये वाल्मीकि नगर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सतीश दुबे जी इस कार्यक्रम में। राजेश उरांव हैं, चंपारण आदिवासी उरांव महासंघ
महासंघ से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। जगन्नाथ उरांव हैं, आदिवासी उरांव महासंघ से हैं ये भी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जगन्नाथ जी। और उनके साथ ही बैठे हुए हैं रतन उरांव जो इस गांव के मुखिया हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतीश दुबे जी, आपके साथ कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। आज तक उरांव आदिवासियों के घरों में बिजली नहीं पहुंची है, खंबे गड़े हुए हैं, तार नहीं लगे हैं, और उन आदिवासियों का ये कहना है कि वो खंबे भी जो ठेकेदार को पहुंचाने चाहिए थे उनको खुद लेके आने पड़े। भारत सरकार ने तो बिजली दिया, बिजली का पैसा दिया, बिहार सरकार उसको टेंडर किया है, बिहार सरकार के कॉन्ट्रैक्टर को उस जगह पे मुहैया करवाना है, हर घर में रोशनी हो, इस सरकार की मेरी सोच है। और धीरे धीरे समय लगेगा। हमको जहाँ तक विश्वास है कि कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा, कोई ऐसा बस्ती नहीं बचेगा जो 6 से साल भर के अंदर में बिजली से परिपूर्ण नहीं हो। आपके पास आना चाहूँगा राम सिंह जी। शिक्षा की बात करें, प्राइमरी स्कूल हैं ज़रूर, लेकिन उनका ये कहना था कि शिक्षा मित्र बहाल किए गए हैं जो पूरी तरह से क्वालिफाइड टीचर शायद नहीं हैं, और वो भी नहीं आते हैं या कम आते हैं। ये जो है ये बिहार सरकार के अधीन आता है, और बिहार सरकार का उदासीनता है कि शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें प्योरली बिहार सरकार ही दोषी है, और भारत सरकार को जहां तक एड देना है वो भारत सरकार एड दे रही है, लेकिन एक उसका हैंड्स होते हैं जो काम करने वाले, उसका हैंड्स बिहार सरकार है। जी, राजेश उरांव साहब, आपके पास आना चाहूँगा। आप आदिवासी उरांव महासंघ के साथ जुड़े हुए हैं, उसके नेता हैं। उरांव आदिवासियों के मोटे तौर पर अगर 2-4 मुद्दे मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या हैं इश्यूज़ आपकी नज़र में यहाँ के? हम लोगों को जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिससे हम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा रियल माने में हम लोगों तक कैसे पहुंचता है, किस ढंग से पहुंचता है, हम लोगों को पता नहीं रहता। कारण कि सरकार ये कहती है कि आप लोगों को भी एक कमेटी जो है, कमेटी में माने रखने का प्रावधान है, और बहुत सारी कमेटी भी बनी। उस कमेटी में आज तक हमारे समाज के कोई मेंबर भी नहीं रहा, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये विकास किन के जरिए हो रहा है, ये कौन सी विकास है। विकास की जहाँ तक बात है, विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षा से होती है। और गांव गिराव में वैसे ही बच्चे पढ़ते हैं जो कहीं नहीं जा पाएंगे। आज एक मध्यम वर्ग के किसान को भी कहा जाए कि गांव के सरकारी विद्यालय में भेजा जाए, तो मध्यम वर्ग के किसान भी गांव के विद्यालय में नहीं भेज पाएंगे। वो कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा के लिए वो बाहर भेजते हैं। तो उस परिस्थिति में वैसे बच्चे जाते हैं जो बिल्कुल असहाय हैं, बिल्कुल गरीब हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना मेरे गांव का विकास हो पाया, कितना मेरे आदिवासियों का। जी राजेश जी, मैं आऊँगा आपके पास। जगन्नाथ उरांव जी, शिक्षा की बात चल रही थी, आपसे शिक्षा पे बात करना चाहेंगे कि आदिवासी लोगों के बच्चे पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको आगे बढ़ सकें, वो उनके लिए बाकायदा रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाते हैं, और यहाँ पर भी एक बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल है आदिवासियों के बच्चों के लिए। फिर ये शिकायत क्यों है कि उरांवों के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं? बहुत दुख की बात है कि जब भी हम लोग इस पर स्टडी करते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं, तो लगता है हमें कि केंद्र सरकार भी हम पर हमारे ऊपर ख्याल नहीं कर रही है, राज्य सरकार भी नहीं ख्याल कर रही है। हमारा ना कोई प्रतिनिधि है जो हमारे आवाज़ को पार्लियामेंट में या असेंबली में उठा सके। हमको ऐसा ही लगता है। जी जी जी, आपके प्रतिनिधि बैठे हैं और इसीलिए मैंने 2 सवाल उनसे पूछे। मैं फिर पूछूंगा उनसे, लेकिन ओम निधि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो हमारी जानकारी थी हम के यहाँ पे जो उरांव आदिवासी हैं उनको धांगड़ आदिवासी भी कहा जाता था, और 1985 के बाद शायद उरांव आदिवासी के तौर पर उनको पहचान मिली। तो क्या उरांव आदिवासी के तौर पर पहचान मिलने के बाद क्या कोई तब्दीली आई है नज़रिए में, सामाजिक नज़रिए में? जी देखिए, मैं आपसे यह कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं रख रहा हूँ। परिवर्तन तो होना है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसका स्पीड कम है। रतन उरांव जी, ये आपका गांव है, पंचायत के मुखिया हैं आप। जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पर पंचायत के माध्यम से विकास के लिए अलग अलग तरह से फंड आते हैं। क्या आपका अनुभव कहता है कि क्या आप तक पैसा पहुँच रहा है?
खास करके हम लोग जनजाति वनवासी उरांव के लिए एक विशेष एक योजना होता है, उस तरह का योजना आज तक हम लोग के बीच में नहीं आया है। इस तरह का ख्याल मेरे पास है। और हम जनजाति वनवासी उरांव हम लोग 3 मुद्दे पर हम लोग टिके हुए हैं, जल, जंगल और ज़मीन। और ये तीनों पर विशेष पर सरकार की नज़र नहीं है, क्योंकि मेरे पास जल, जंगल और ज़मीन होना चाहिए। क्योंकि हम जनजाति वनवासी आदिवासी ज़मीन पर टिके हुए, हम लोग प्राकृतिक से ओतप्रोत हैं, प्राकृतिक से हम लोग अलग नहीं रह पाएंगे। तो मेरे पास जंगल में पहले से जो सुविधा मिलती थी, फॉरेस्ट से हम लोग को लकड़ी वगैरह मिलती थी घर बनवाने के लिए, वो बिल्कुल आज के डेट में नगण्य है। और ज़मीन पर भी जो होती है कि हम जनजाति खेती पर ही डिपेंड हैं, तो खेती पर सरकार के द्वारा विशेष नज़र नहीं है, जिसके वजह से हम जनजाति बहुत आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। राजेश उरांव साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। जो बात आपके रतन उरांव साहब ने कही, जब हम लोग अलग अलग गांव में घूम रहे थे तो हमें कुछ इस तरह का अनुभव हुआ कि रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से जब आदिवासी जंगल जाता है तो उसको उस तरह की छूट नहीं है जो शायद बाकी जंगल में आदिवासी को हमेशा से रही। कई बार क्या फॉरेस्ट गार्ड के साथ, क्या उन अधिकारियों के साथ टकराव भी होता है आदिवासियों का? बिल्कुल। अपने हक अधिकारों के लिए जैसे जंगल में आदिवासी बंधु प्रवेश करते हैं। पहले तो 1994 में 1994-95 से पहले आपको हर तरह की सुविधा थी जंगल से, और हम लोग भी जंगल से जितना फ़ायदा लेते थे उसके हिफाजत के बारे में हम लोग भी सोचते थे। और इसके पहले जितना आज दोहन शोषण हो रहा है जंगल का, इससे पहले नहीं होता था। और आज मैंने कंप्लीट आदिवासी लोगों को उससे वंचित किया गया है। तो जितना जंगल के साथ शोषण हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है, शायद इससे पहले ऐसा नहीं होता था। आज वास्तव में हमने अपने उपयोग के लिए जंगल में जाते हैं तो फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने हम लोगों के साथ ज़्यादा ज्यादती करते हैं लोग, और उसके साथ कभी ना कभी हम लोगों के साथ झड़प हो जाता है और नाहक में कई एक के केसेस को झेलना पड़ता है आदिवासियों को। इस तरह की तमाम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जो फॉरेस्ट विभाग के साथ हम लोगों का ऐसा है। जी, जगन्नाथ उरांव जी, जो बात हो रही है कि मुझे राजेश जी की बात से जो लगा कि ये कह रहे हैं कि अगर जंगल का दोहन हुआ, जंगल का शोषण हुआ तो उसके लिए आदिवासी नहीं बल्कि गैर आदिवासी जिम्मेदार है। वो तो जिम्मेदार गैर आदिवासी क्या होंगे चाहे आदिवासी क्या होंगे, वह तो सरासर सरकारी अमला जो हैं उन्हीं की गलती है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2006-07 में फॉरेस्ट अधिनियम केंद्र सरकार जो बना के भेजी है, अभी तक वह लागू नहीं हो पाया है हमारे क्षेत्र में। उसमें वनाधिकार नियम के तहत हमारे टाइगर प्रोजेक्ट में पहले हम लोगों को मिला कि 355 हेक्टेयर भूमि कोर क्षेत्र है, कोर एरिया है, और 555 हेक्टेयर भूमि जो है बफर एरिया है। लेकिन बाद में हमको याद है एनडीए की सरकार थी, उस समय हमारे सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हम लोग वाल्मीकि नगर गए थे, भारतीय थारू कल्याण महासंघ के सदस्यगण और हमारे चंपारण आदिवासी उरांव महासभा के सदस्यगण। वहाँ हम लोगों को पता चला, फॉरेस्ट सचिव जो थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर के सचिव, उन्होंने अपना बात रखा कि फॉरेस्ट के अंदर में जो फॉरेस्ट का मैप है उससे हट करके हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि हमारा 20 मौजा जोन फॉरेस्ट के अंदर में है, कोर एरिया के अंदर में है, और उसमें क्या पाला जाएगा? बाघ, शेर। और वो कहते हैं कि हम गांव को नहीं उजाड़ेंगे, हम तो अनायास उजड़ जाएंगे। सरकार तो व्यवस्था के लिए नहीं सोच रही है कि हमारा आदिवासी समाज, हमारा गरीब समाज, ये लोग कहाँ जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। वो तो बोल दिए कि हम फॉरेस्ट के मैप के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उस मौजा को नहीं उजाड़ेंगे। आप 20 गो शेर पाल दीजिएगा तो हम अनायास भाग जाएंगे कि नहीं? जी जी, बिल्कुल जगन्नाथ जी, बात आप सही कह रहे हैं कि अगर आप टाइगर पालना चाहते हैं तो उसी जंगल की जब बात करते हैं तो जंगल में आपको आदिवासियों का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप में से हमसे कोई बात करना चाहेगा? हाँ, आप क्या उरांव हो, थारू हो, आदिवासियों की स्थिति बदल रही है? वो कानूनों का फ़ायदा यहाँ पहुँच रहा है ज़मीन पर? ज़मीनी स्तर पर ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे थोड़ी बहुत लागत जिनकी स्थिति लग रही है कि हमारी हालत सुधरनी चाहिए, और पहला बेस है शिक्षा। शिक्षा लेके बाहर कहीं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा है। अपना नाम मुझे बताइए।
हमारा नाम सुखल राम। अच्छा ये बताइए कि जब आप नौजवान रहे, छोटे रहे, तो जंगल जाते थे? जी हाँ। तो तब क्या फॉरेस्ट गार्ड कभी रोकते थे आपको? ना रोक रहे वाला रोकबा। आप रोकते हैं? हाँ, झगड़ा कर रहे, मारते हैं, गाली देते हैं। कौन सा गांव है आपका? चरैया। अच्छा, चरैया गांव है। यहाँ पे स्कूल है? हाँ, स्कूल है। कौन सी क्लास तक है? 8वीं तक है। अच्छा, कोई आपके गांव से ये आदिवासी बच्चों के लिए जो हॉस्टल बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, उसमें कोई बच्चे जाते हैं? हमारे यहाँ से नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? मेडोल में है। हाँ, तो वहाँ हॉस्टल में नहीं रहते? वहाँ तो सब कुछ फ्री में है, अच्छी एजुकेशन है, खाना है, लेकिन नहीं जाते वहाँ पर। अच्छा, लेकिन लोगों को जानकारी है कि वहाँ जा सकते हैं? है, वो भर्ती नहीं लेते हैं, बच्चे उसमें फुल है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कौन सा गांव है आपका? गढ़िया पड़ता है उधर। ये पास ही गांव पड़ता है। वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? वहाँ स्कूल कुछ ही नहीं है। स्कूल भी नहीं है? नहीं है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? कुछ नहीं है वहाँ। हमारे जो है अनुमंडल यहाँ पे बगहा पड़ता है और ज़िला पड़ता है आपको बेतिया। यहाँ से ज़िला 85 किलोमीटर दूर है। तो हमारे एरिया में जो है ट्राइबल जो एरिया है, यहाँ पे कोई ऐसा जो है कॉलेज नहीं है और कोई ऐसा जो है हॉस्पिटल नहीं है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो अपने जो है दवा कराने के लिए समुचित तरीके से यहाँ पे बगहा जो है जा सके। जी, बिल्कुल आपने जो सवाल किया, हालांकि वो बात सतीश दुबे जी कह चुके हैं। गांव की, आदिवासी की, देहात की चर्चा कम होती है और आपकी जिम्मेदारी वहां बढ़ जाती है। आप चाह के एक बार में सारी जगह की व्यवस्था तब्दील नहीं कर सकते हैं और भविष्य ग्रामीण इलाके की तरफ भी है। ऐसा नहीं है कि केवल शहर की तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पर जो सवाल उठे हैं, खासतौर पर जगन्नाथ उरांव जी ने और राजेश उरांव जी ने, इन सारे सवालों का जवाब तलाशा जाएगा और यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, सब मिलकर कम से कम इतनी कोशिश करेंगे कि आदिवासियों के लिए संविधान में जो वायदे किए गए हैं और जो कानून पास हुए हैं, जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ मैं भी, भारत की पूरी टीम आपसे अनुमति लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।